Welcome to fifth session of computer networks. Today we'll talk about transmission media. Basically two types of transmission media, guided and unguided. In guided we have to discuss about twisted pair, coaxial cable and fiber optics. In unguided we'll talk about different type of radio frequencies and different type of ways of communication. If we broadly describe, the transmission medium can be of two types, guided और unguided. गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम वो होता है जिसमें पहले से ही रास्ता डिफाइन होता है कि आपका सिग्नल इसी रास्ते से होके जाएगा. मतलब कोई केबल हो सकती है, किसी खास तरीके का वायर हो सकता है, या फिर वेव गाइड्स, यानी कि कुछ ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा रिसोर्स जिसके हेल्प से हम रास्ता बता सकें कि किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन जाना है. उसके बाहर वो कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं रहेगा. अनगाइडेड ऐसा मीडियम होता है जिसमें चारों तरफ आपका सिग्नल एक बराबर जाता है. अनगाइडेड नॉर्मली रेडियो फ्रिक्वेंसीज को हम कहते हैं. इसमें हम कोई भी चीज़ अगर ट्रांसमिट करते हैं तो वो चारों तरफ एक बराबर रेडिएट होता है. उसको किसी भी डायरेक्शन में एक सर्टेन डिस्टेंस तक सुना जा सकता है. लेट्स मूव अहेड ऑन टू द टॉपिक. गाइडेड मीडियम की बात करें तो अगेन ये तीन तरीके के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्शियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक. ट्विस्टेड पेयर की अगर बात करें तो इसमें आपके पास दो कॉपर वायर्स होती हैं जो कि ट्विस्ट की गई होती हैं आपस में, सो दैट उनके जो मैग्नेटिक इफेक्ट हैं वो एक दूसरे को नलीफाई कर सकें. इन कॉपर वायर्स के ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है. आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये पीवीसी की कोटिंग कर रखी है, और यहाँ ये सॉलिड कॉपर वायर है. इंटरनली जो कॉपर वायर होती है, काफ़ी कुछ ये टेलीफोन वाली वायर के जैसा होता है. कोएक्शियल केबल की बात करें तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट इट कैनॉट बी यूज टू कम्युनिकेट in kilometers. It is up to 500 to 1 kilometer, not more than that. इसमें अगर हम पैरेलल रखते, ट्विस्ट ना करते, तो क्या होता? Why actually we have twisted it? Because अगर हम पैरेलल नहीं रखते तो नॉइज़ ज़्यादा आती. सॉरी, अगर हम केबल को पैरेलल रखते तो नॉइज़ ज़्यादा आती. नॉइज़ ज़्यादा आने के कारण क्या होता कि एक केबल में जो सिग्नल जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट दूसरी केबल पे पड़ता, और उसकी वजह से क्रॉस टॉक हो जाती केबल के बीच में. जो मैसेज एक केबल पे जा रहा था वो दूसरे पे पहुंचने लग जाता. ट्विस्टेड होने की वजह से ये नॉइज़ कम आती है. जहाँ तक आपका केबल पैरेलल रहता है वहाँ तक इसमें नॉइज़ आने के चांसेस होते हैं, बट उससे पहले कि वो नॉइज़ आए केबल की डायरेक्शन पर लट जाती है. सो वो अपनी पिछली वैल्यू को नलीफाई कर देता है. सो यू कैन सी हियर, जैसे एक ये नॉइज़ सोर्स है. हियर यू सी, सॉरी, हियर यू सी देयर इज़ अ नॉइज़ सोर्स. नॉइज़ सोर्स एक्चुअल में क्या होता है? कोई भी मोटर, कोई भी मैग्नेटिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता हो, ठीक है. अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि इसकी वजह से इसके ऊपर 4 यूनिट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. एंड इन द सेम वे इसके ऊपर 3 यूनिट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है. किस डायरेक्शन में? इधर को. जब ये केबल ट्विस्ट होकर के इधर आ गई, अगेन जो यहाँ से आपका करंट प्रोड्यूस हुआ था ये उसका नेगेटिव पड़ेगा. तो यू विल फाइंड दैट एट द रिसीवर एंड दोनों पे आपको बराबर बराबर एटेन्यूएशन मिलेगा, और दूसरी बात जो आपका सिग्नल है वो जो है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा. ट्विस्टेड पेयर में ही आगे एनहेंस करके अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल बनी. नॉर्मली
लैन के लिए हम इस केबल को इस्तेमाल करते हैं। इसमें टोटल 4 पेयर्स होते हैं। चार पेयर्स की केबल जो होती है ये आपकी लैन के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको हम कैट 5 कहते हैं। इसके अलावा इसमें हमारी जो है 5 पेयर्स की भी केबल होती हैं। हियर यू सी केबल विच कंटेन्स 5 पेयर्स। अगर हम केबल्स के कनेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 4 पिन कनेक्टर, 6 पिन कनेक्टर और 8 पिन कनेक्टर, 3 तरीके के कनेक्टर्स आते हैं। नॉर्मली लैन के लिए हम 8 पिन कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं। नाउ कम्स शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड में क्या होता है, आपकी जो केबल होती है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शील्ड लगाई जाती है मेटल की, सो दैट जो सिग्नल इसके ऊपर किसी बाहर के रिसोर्स से आ रहा है, कोई नॉइज़ आ रही है, वो नॉइज़ आपके बाहर की मेटल शील्ड तक रुक जाए और अंदर की केबल आपकी ज़्यादा सिक्योर रहे। इस तरीके की केबल से आप लंबे डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। Then the second kind of cable is coaxial cable. Coaxial cable is again made up of the same copper. Here you see this one is a copper core, जो सबसे अंदर में कंडक्टर है, एकदम सॉलिड कॉपर है। उसके बाद एक प्लास्टिक की कोटिंग है। प्लास्टिक के बाद एक जाल सा बना हुआ है मेटल का, जिसको हम आउटर शील्ड बोलते हैं। इसके ऊपर में इंसुलेटर की एक और कवरिंग है, उसके ऊपर आपकी प्लास्टिक कवर है, सो दैट द केबल कैन बी प्रोटेक्टेड। इस केबल की जो रेंज होती है ये 500 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है और बहुत अच्छी बैंडविड्थ होने की वजह से इसको हम नॉर्मली जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट रिफ्रैक्शन फर्स्ट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? और क्वेश्चन उठता है कि हम रिफ्रैक्शन क्यों पढ़ने जा रहे हैं अचानक से वायर्स की बात करते करते। एक्चुअल में रिफ्रैक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज द नेक्स्ट केबल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज अ फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इट वर्क्स ऑन रिफ्रैक्शन। इसमें देखिए आपके 2 तरीके के मीडियम दिखाए गए हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। जब भी लाइट आपकी किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो इट टर्न्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो इट टर्न्स रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट टर्न्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अगर यही बीम आगे किसी ऐसे एंगल से पड़े so that it goes to along with the surface, along with the joining surface of the two medium, then this kind of ray angle is called critical angle. Just wait for a moment. If suppose it is coming from this angle and after coming from this angle it goes along with the surface, so इससे बड़े एंगल से अगर रे आती है तो वो रे वापस अंदर ही रिफ्लैक्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल काम करता है। 2 तरीके का होता है, मल्टी मोड एंड सिंगल मोड। सिंगल मोड आपका जो है ये हमेशा ही स्टेप इंडेक्स होता है, बट मल्टी मोड 2 तरीके का होता है, स्टेप इंडेक्स या ग्रेडेड इंडेक्स। नाउ
लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसमें देखिए क्या होता है कि जो आपके कोर है, दिस वन, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो बाहर की कवरिंग है जिसको क्लैडिंग बोलते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इन दोनों की डेंसिटी की वजह से जो भी आप वेव थ्रो करते हैं किसी खास एंगल के बाद, वो इसी मीडियम के अंदर वापस टर्न हो जाती है। यू कैन सी हियर इट इज टर्निंग अगेन एंड अगेन बैक टू द सेम मीडियम। ठीक है। अब क्योंकि लाइट अलग अलग पाथ से होते हुए जा रही है, लंबा डिस्टेंस जिसने ट्रैवल किया, सपोज ये वाली बीम है, इसने लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाली बीम है जिसने छोटा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस हिसाब से आपके जो है डिस्टॉर्शन इसमें कुछ इस तरीके का होता है। एक्चुअल वेव ये थी, ये डिस्टॉर्ट होकर के हल्का हल्का साइड में स्प्रेड होने लग गई। यानी हियर यू कैन सी देयर वाज a clear difference between zeros and ones, and here you see it is slightly changing from 0 to 1 and again coming back, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है। इस चीज़ को हम मल्टीपाथ फेडिंग भी बोलते हैं ना। मल्टी मोड फाइबर की बात करें तो इसके अंदर दो तरीके के होते हैं, स्टेप और ग्रेडेड। स्टेप पिछले वाले जैसे होता है। ग्रेडेड के अंदर क्या होता है, सेंटर में जो आपकी इंडेक्स है वो मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे आप बाहर को हटते जाते हैं वैसे वैसे इंडेक्स कम होती चली जाती है। ठीक है। इंडेक्स बाहर को कम होती जा रही है, इसलिए जो वेव आप थ्रो करते हैं किसी खास एंगल पे, वो कहीं भी कोलाइड होकर के डायरेक्टली टर्न बैक नहीं होती है, ये धीरे धीरे मुड़ती है और यहाँ पे प्रॉपर कर्व बनाते हुए ऐसे मूव करती है। सो नॉर्मली ये इलिप्सॉइड जैसे मूव करती है, इसकी वजह से इसका जो फेडिंग है ये कम होता है। सिंगल मोड फाइबर के अंदर सिंगल टाइप कम्युनिकेशन ही होता है, एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, और इसमें बार बार कोलिजन वाला जो प्रोसेस है ये बहुत कम होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल कोर होता है विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। उसके बाहर में एक क्लैडिंग होती है, ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, और ये आपकी प्लास्टिक की बनी होती है। उसके बाहर आपकी एक पीवीसी की कोटिंग होती है, जिससे कि जो सिग्नल अगर क्लैडिंग के बाहर भी आता है या बाहर से कोई और सपोज लाइट आ रही है, तो वो इसके फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर के सिग्नल को डिस्टर्ब ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम काले रंग के पीवीसी की कोटिंग करते हैं और उसके बाद एक प्रोटेक्टिव जैकेट लगाते हैं। दिस इज़ हाउ द फाइबर ऑप्टिक इज़ कंस्ट्रक्टेड। फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो इसकी चैनल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद कोएक्शियल केबल की और ट्विस्टेड पेयर की सबसे कम होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल आपके लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ की जा सकती है। नाउ लेट्स मूव टू अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडिया ये तो एयर ही हो सकती है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज ही होंगी, फिर इसमें हम अनगाइडेड मीडिया क्यों बोल रहे हैं, ये तो सिंगल मीडियम है। एक्चुअली यहाँ पे हमने अनगाइडेड मीडियम को भी अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीक़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। VLF इज़ वेरी लो फ्रिक्वेंसी, LF इज़ लो फ्रिक्वेंसी, MF इज़ मीडियम फ्रिक्वेंसी, HF इज़ हाई फ्रिक्वेंसी, VHF इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, then UHF is very ultra high frequency, SHF and EHF are super high frequency and extremely high frequency. अब अगर हम बात करें कि VLF बैंड या LF बैंड की, तो ये आपकी सरफेस टू सरफेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है और नॉर्मली इसका जो है नेविगेशन में यूज़ किया जाता है, स्पेशली शिप्स वगैरह के अंदर सोनार
एक टेक्निक होती है जिससे कि हम दूर पड़ी हुई चीज़ों को पहचानते हैं, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मीडियम फ्रिक्वेंसी ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, और इसका हम नॉर्मली रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि आपका क्या कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल रखना हो हमें। और दूसरी बात, हम अगर एफएम या इस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाती है। जैसे हिली एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ में मीडियम फ्रिक्वेंसीज इस्तेमाल की जाती हैं। पहले के दिनों में हमारे देश में रेडियो कम्युनिकेशन के लिए मीडियम फ्रिक्वेंसीज ही इस्तेमाल होती थी, बट पिछले 10 सालों में इसमें VHF जो है इसने काफ़ी रोल प्ले किया है, और अब करीब करीब हर जगह FM के स्टेशंस मिल जाते हैं। HF पे आते हैं। HF आपका आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन के लिए होता है, और आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन नॉर्मली आपका लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होता है। आपने सुना होगा पहले के समय में कि सम ब्रॉडकास्ट इज़ डन फ्रॉम BBC फ्रॉम लंदन एंड इट इज़ रिसीव्ड इन इंडिया। इसके लिए हम आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन करते थे, और वो HF के हेल्प से होता था। हम आगे के स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे दैट हाउ एक्चुअली इट प्रोपगेट्स। देन VHF और UHF की बात करें तो ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। मतलब जितना दूर तक आप कहीं किसी एंटीना के बिल्कुल टिप से देख सकते हैं, बस उतना दूर तक आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। देख सकने से मेरा मतलब ये है कि इफ़ सम ऑब्स्ट्रैकल इज़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट इफ़ अर्थ इज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो एंटीना की हाइट जज करेगी कि उसकी कवरेज कितनी होगी। SHF और EHF हमेशा स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है, और नॉर्मली सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना होता है, उसके लिए हम SHF या EHF इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपगेशन। ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि ये हमारे एयर के मीडियम के अंदर ही अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ टर्न होता है। सो इससे आप लंबे डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर क्या कहते हैं कि सिग्नल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा तो अक्रॉस द ग्लोब कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन के बाद सेकंड आपका आता है आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जो वेव्स आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, नॉर्मली ये आयनोस्फेयर से कोलाइड करके वापस रिटर्न आ जाती हैं। इनको हम नॉर्मली शॉर्ट वेव बोलते हैं, और शॉर्ट वेव रेडियो जो होता है ये इसको इस्तेमाल करता है। देन लाइन ऑफ साइट में आपका जो है दो एंटीनाज अगर एक दूसरे के आमने सामने हैं तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन्स कहीं से भी उनकी साइट मिलनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन होता है। स्पेस कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है कि इसमें हम कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं वो बाहर को जाता है, इट इज़ नॉट कमिंग बैक टू आवर अर्थ। सो हम सैटेलाइट के केस में क्या करते हैं कि सैटेलाइट पे उसको रिसीव करते हैं और वहाँ से फिर से वापस थ्रो करते हैं अर्थ की तरफ। टेरेस्ट्रियल जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं इसके अंदर डिफरेंट एंटीनाज लगाए जाते हैं, और ये पहला एंटीना दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा फिर तीसरे से, एंड सो ऑन। सो जो सिग्नल यहाँ से भेजना था यहाँ तक, वो एक एंटीना से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे करके लास्ट तक पहुँच गया। अगर इस बीच में आप कहीं भी इसको रिसीव करना चाहते हैं तो आप कहीं भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये इस पूरे एरिया के अंदर अवेलेबल है। पैराबोलिक डिश और कुछ खास तरीके के एंटीनाज इस्तेमाल किए जाते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए। नॉर्मली पैराबोलिक डिश की खास बात ये होती है कि जो भी पैरेलल लाइंस आ रही होती हैं, पैरेलल सिग्नल आ रहे होते हैं लंबे डिस्टेंस से, ये उनको फोकस पे अपने जो है कंसंट्रेट करता है। सो जितनी बड़ी डिश होगी आपकी उस हिसाब से फोकस पे उतना ज़्यादा सिग्नल आएगा, और इसीलिए हम 36,000 किलोमीटर दूर पड़े हुए सैटेलाइट से बड़े आराम से कम्युनिकेट कर लेते हैं। सैटेलाइट्स जिनसे आप टीवी वगैरह देखते हैं वो आपके अर्थ से 36,000 किलोमीटर के हाइट पे होते हैं। देयर इज़ हॉर्न एंटीना,
It's another kind of antenna. It is used for terrestrial communication. The previous one, that means this parabolic dish, is used for satellite communication. इसमें क्या होता है कि अगर आपको छोटी दूरी में कोई सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं और उसको वापस रिसीव करना है, तो इसमें हम वेवगाइड के हेल्प से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और इसके हॉर्न एंटीना के पास से जब ये सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है तो ये सामने की तरफ पैरेलल वेव्स बन करके जाता है. सो उस डायरेक्शन में अगर कहीं इसको कोई रिसीव करना चाहेगा तो बड़े आराम से कर सकता है. बट देयर इज़ वन स्पेशल क्वालिटी दैट दिस सिग्नल इज़ नॉट अवेलेबल हियर. ठीक है, सिग्नल इस साइड तो अवेलेबल होगा लेकिन इसके पीछे की साइड में अवेलेबल नहीं होगा. यूनी डायरेक्शनल एंटीना होता है. नाउ this is what I was talking about, that this is a satellite. If you want to communicate from here to here, आप लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के हेल्प से नहीं कम्युनिकेट कर सकते क्योंकि अर्थ का कर्वेचर इतना ज़्यादा है कि अर्थ बीच में आने लग जाएगी. उस कंडीशन में हम यहाँ से एक मैसेज सैटेलाइट को भेजते हैं, सैटेलाइट हमारे पास वापस भेज देता है. ठीक है, ये हाइट 22,000 माइल्स है, दैट इज़ अराउंड 36,000 किलोमीटर्स. सो 36,000 किलोमीटर दूर रखा हुआ सैटेलाइट आपके एक एंड से आ रहे सिग्नल को दूसरी एंड पे ट्रांसमिट कर देता है. इट कवर्स 120 डिग्री ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ. ठीक है, मतलब 3 सैटेलाइट मिल करके पूरी धरती को कवर कर सकते हैं. हियर यू कैन सी 3 सैटेलाइट्स जो मिलकर के पूरी धरती को कवर कर रहे हैं. इस तरीके के सैटेलाइट ऑर्बिट को हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं और ये पूरी धरती को कवर कर रहे हैं. धरती में कहीं भी इसके सिग्नल को कैच किया जाना चाहे कोई तो आराम से कैच कर सकते हैं. नाउ हमारा मोबाइल भी जो है रेडियो डिवाइस है और इसका भी वर्किंग स्टाइल काफ़ी कुछ इसी अनगाइडेड मीडियम जैसा ही है. बट देयर इज़ वन स्मॉल चेंज दैट हियर वी हैव डिफरेंट सेल्स. ठीक है, क्योंकि हमको मल्टीपल यूज़र्स को कम्युनिकेट कराना होता है और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज लिमिटेड हैं, तो हम अगर रेंज बढ़ाने की सोचेंगे हम बहुत ज़्यादा यूज़र्स को सर्विस नहीं दे पाएंगे. हमने क्या किया, छोटे छोटे सेल्स बना लिए. एक फ्रीक्वेंसी जो सेल 1 में यूज़ हो रही है, यानी इस सेल के अंदर यूज़ हो रही है, वो इसके अगल बगल की किसी सेल के अंदर यूज़ नहीं होगी. इस सेल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है वो इसके अगल बगल में कहीं नहीं यूज़ होगी, एंड सो ऑन. इन सभी स्टेशंस को, जो ये ट्रांसमीटर्स हैं, इनको हम BTS बोलते हैं और ये BTS जो है आपके MTSO से कनेक्टेड होते हैं. MTSO इज़ मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, इसके साथ कनेक्टेड होते हैं और वो आपके लोकल एक्सचेंज से कनेक्टेड होता है. सो whenever you communicate over that wire line only, guided medium only. बस आपसे लेकर के टेलीफोन एक्सचेंज तक का जो कम्युनिकेशन है वो वायरलेस रखा जाता है ताकि आपको मोबिलिटी दी जा सके. दूसरी बात, ये छोटी छोटी सेल्स रखी जाती हैं ताकि इस सेल के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं वो फ्रीक्वेंसीज अब कुछ डिस्टेंस के बाद यानी इस सेल के अंदर यूज़ की जा सके. इस सेल की फ्रीक्वेंसीज यहाँ यूज़ की जा सकती हैं बट इसमें और इसमें नहीं यूज़ की जा सकती, क्योंकि फिर यहाँ से जो पर्सन यूज़ करता हुआ आ रहा है वो यहाँ से जब इसमें जाएगा तो उसको कन्फ्यूजन रहेगा कि वेदर ही इज़ टॉकिंग टू दिस टावर और दिस टावर. ठीक है ना. मोबाइल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 416 वॉइस चैनल्स होते हैं. Actually we have 2 different bands. There is one is upstream band and the second one is downstream band. So 416 up channels और 416 down channels होते हैं. So जो मैं बात कर रहा था कि सेम फ्रीक्वेंसीज एक सेल के अंदर यूज़ हो रही हैं वो दूसरे में हम यूज़ कर पाएंगे, उसका फ़ायदा हमें यही है कि हम एक सेल के अंदर 416 लोगों की मैक्सिमम बात करा सकते हैं. तो मान लीजिए कि अगर हम इसी सेल की रेंज बहुत बड़ी रख देते
उस केस में हम 416 लोगों से ज़्यादा की बात नहीं करा पाते, बट अब 416 इसमें, 416 इसमें, 416 इसमें, इस तरीके से करके हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं जिनको कि हम कम्युनिकेट करा पाते हैं. नाउ सम टर्म्स कम हियर. देयर इज़ वन टर्म कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले. जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं, कोई भी वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें हमारे पास से लेकर के और डेस्टिनेशन तक जाने के प्रोसेस में जो टाइम लगता है, इसको हम ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं. इसके अलावा देयर इज़ सम कैलकुलेशन कॉल्ड सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो. सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होता है कि आपका जितना नॉइज़ चैनल के अंदर रहेगा, उसके हिसाब से आपका जो है ट्रांसमिशन जो है डिले होगा. ठीक है. सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से कि हम ये बता पाएंगे कि येस द सिग्नल इज़ मच बेटर. नाउ सिग्नल प्रोपगेशन. सिग्नल प्रोपगेशन की बात करें तो देयर इज़ सेकेंड टर्म कम्स प्रोपगेशन डिले. जो डिले हमें ट्रांसमिशन करने में, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में लगा, दैट इज़ ट्रांसमिशन डिले. जो हमें बीच के रास्ते में लग रहा है वो प्रोपगेशन डिले है. नाउ देयर इज़ सम टास्क फॉर यू. that is what you have to do is you have to define different type of transmission media, especially guided transmission media. And second thing, define transmission delay. That's all for today. Goodbye.